दोस्तों हमारी मिल्की वे में कम से कम 200 अरब यानी कि 20,000 करोड़ तारे होने की बात कही जाती है। अब नेशनल ज्योग्राफी की वेबसाइट पर पब्लिश्ड इस आर्टिकल के अनुसार हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मिल्की वे के जैसे ही 2 ट्रिलियन मतलब कि 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हैं। अब अगर हम मान ले कि एक गैलेक्सी में ऑन एन एवरेज 200 अरब तारे होते हैं तो 2 ट्रिलियन गैलेक्सी में 200 बिलियन ट्रिलियन तारे होने चाहिए। अब ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि मैं हिंदी में आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ और जीरोस लिखने बैठूं तो स्क्रीन हमारी कम पड़ जाएगी। पर वो एक चीज जो इस यूनिवर्स के हर एक तारे में कॉमन है वो है ग्रेविटी। जी हाँ दोस्तों, हर एक तारा अपनी ही ग्रेविटी से लड़ रहा होता है और इस फाइट का रिजल्ट भी पहले से ही डिसाइडेड होता है। अब चाहे आप इसे विधि का विधान कहो या साइंस, पर वो तारा एक न एक दिन अपनी ग्रेविटी से हार ही जाने वाला है। लेकिन तारे की ये हार आखिर कितनी कड़वी होगी? क्या वो एक शांत मौत के बाद व्हाइट ड्वार्फ बनना पसंद करेगा या फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन से पूरी गैलेक्सी में तबाही मचाकर एक ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा? वेल, इसका जवाब चंद्रशेखर लिमिट में छिपा हुआ है। लेकिन आखिर ये चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है? क्या है इसके नाम का रहस्य और क्या चंद्रशेखर लिमिट हमारे सूरज को खत्म होने से बचा सकती है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों कुछ तारे सुपरनोवा होते हैं तो कुछ नहीं होते। दोस्तों, साल 1930 में भारत के महान फिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने एक स्टेबल व्हाइट ड्वार्फ के मैक्सिमम मास को कैलकुलेट किया था। Britannica.com के अनुसार चंद्रशेखर लिमिट एक स्टेबल व्हाइट ड्वार्फ के थियोरेटिकली पॉसिबल मैक्सिमम मास को बताती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स के उनके कुछ प्रिंसिपल्स का यूज करके चंद्रशेखर ने दिखाया कि अगर कोई व्हाइट ड्वार्फ पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी के द्वारा ही सपोर्टेड है तो उसका मास हमारे सूरज के 1.44 टाइम से ज्यादा नहीं हो सकता, और अगर उसका मास हमारे सूरज के 1.44 टाइम से ज्यादा होता है तो वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद कोलैप्स कर जाएगा और न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल में बदल जाएगा। अब इससे पहले कि हम इस बात को डिटेल में समझे, हमें इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी के बारे में जान लेना चाहिए। अब दोस्तों, इसके लिए हम स्विनबर्न यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चलते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कहा गया है कि सेम स्पिन वाले 2 इलेक्ट्रॉन सेम वॉल्यूम में सेम एनर्जी स्टेट को ऑक्युपाई नहीं कर सकते। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एक सब शेल में सेम स्पिन वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते। अब जैसे ही लोएस्ट एनर्जी लेवल बढ़ते जाते हैं तो आगे आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ना चाहते हुए भी हायर एनर्जी स्टेट्स में जाना होता है और इस कारण से उनकी स्पीड काफी फास्ट हो जाती है। अब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जो एक स्टार को ग्रेविटेशनली कोलैप्स से बचाता है और इसी प्रेशर को इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर कहते हैं। अब जैसे जैसे व्हाइट ड्वार्फ का मास चंद्रशेखर लिमिट में आने वाला होता है, स्टार की ग्रेविटी उसे और स्क्वीज करने की कोशिश करती है। इससे इलेक्ट्रॉन्स को ना चाहते हुए भी हायर एनर्जी स्टेट्स में जाना होता है और उनकी स्पीड और भी ज्यादा फास्ट हो जाती है। पर अगर यहाँ स्टार के मास की लिमिट चंद्रशेखर लिमिट को पार कर रही होती है तो इसका स्क्वीज होना यहाँ पर नहीं रुकता है और वो स्क्वीज होता ही रहता है और इलेक्ट्रॉन्स इतनी हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं कि उन्हें स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना पड़ता है। ऐसे में उनका प्रेशर स्टार को कोलैप्स होने से नहीं बचा पाते और वो न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल में बदल जाते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रशेखर लिमिट 1.44 सोलर मासेस की होती है, पर आखिर ये लिमिट किस तरह से एप्लीकेबल है? वेल, मैं आपको बता दूं कि एक व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होने से पहले एक मेन सीक्वेंस स्टार अपनी आउटर लेयर को शेड करता रहता है और आखिर में उसकी कोर ही बचती है। इसका मतलब 1.44 सोलर मासेस की लिमिट बेसिकली उस स्टेलर कोर की है जो आखिर में बचने वाली है। हालांकि इस लिमिट का एक एक्सेप्शन भी है और वो है बाइनरी स्टार सिस्टम्स। दोस्तों, अगर किसी बाइनरी स्टार सिस्टम का एक स्टार व्हाइट ड्वार्फ है तो वो चंद्रशेखर लिमिट को एक सरप्राइजिंग वे में इंक्रीज कर सकता है। मतलब मान लीजिए कि एक व्हाइट ड्वार्फ है जिसका मास चंद्रशेखर लिमिट से काफी करीब है, लेट्स से 1.35 सोलर मासेस है। अब बाइनरी सोलर सिस्टम में हमें अक्सर ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिल जाते हैं कि एक स्टार दूसरे का मास चुरा रहा होता है, मतलब उसके मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने आप के मास को इंक्रीज कर रहा होता है। अब यहाँ पर मास को चुराने के रोल में हमारा व्हाइट ड्वार्फ है और चोरी किसी और स्टार से की जा रही है जिसे हम डोनर स्टार कहेंगे। अब ऐसे में होगा क्या कि ये व्हाइट ड्वार्फ अपने मास को इंक्रीज करके चंद्रशेखर लिमिट को क्रॉस कर देगा। इससे व्हाइट ड्वार्फ में थर्मोन्यूक्लियर बर्निंग की प्रोसेस एक बार फिर से शुरू हो जाएगी और क्योंकि व्हाइट ड्वार्फ के सेंटर मेनली कार्बन और ऑक्सीजन का ही बना हुआ होता है तो यहाँ फ्यूजन भी इन्हीं दोनों का होने वाला है।
इसी से व्हाइट ड्वार्फ में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा और ये अल्टीमेटली किसी न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। इस प्रकार के सुपरनोवा को टाइप 1A सुपरनोवा कहा जाता है और इसके बारे में मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में कई बार बता चुका हूं। अब अगर किसी मेन सीक्वेंस स्टार को ग्रेविटेशनल कोलैप्स के बाद व्हाइट ड्वार्फ में बदलना होता है तो उसका इनिशियल मास 4 से लेकर 8 सोलर मासेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा मास होने पर ग्रेविटेशनल कोलैप्स के बाद उसकी कोर का मास भी चंद्रशेखर लिमिट में नहीं आ पाएगा और उसमें फर्दर कोलैप्स जारी रहेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि एक समय तक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की इन कैलकुलेशंस को साइंटिफिक कम्युनिटी में सेंसलेस माना जाता था और ऐसा इसीलिए क्योंकि साल 1930 में जब इन कैलकुलेशंस को दिया गया था उस समय के साइंटिस्ट ब्लैक होल को एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट मानते थे जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। चंद्रशेखर लिमिट का कॉन्सेप्ट उनकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में फिट नहीं होता था, पर बाद में जब वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट पर बिलीव करना शुरू कर दिया तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस दुनिया ने जाना। आज तक हमें यूनिवर्स में एक भी ऐसा व्हाइट ड्वार्फ नहीं मिला है जिसका मास 1.44 सोलर मासेस से ज्यादा हो, यानी कि उनकी कैलकुलेशंस बिल्कुल एक्यूरेट थी और उसका प्रैक्टिकल प्रूफ भी यहाँ पर मौजूद है। अब सवाल उठता है कि आखिर चंद्रशेखर लिमिट हमारे सूरज पर कैसे वर्क करने वाली है। तो दोस्तों, आज से लेकर करीब 450 से 500 करोड़ साल बाद जब हमारा सूरज अपनी लास्ट स्टेजेस में होगा तो उसके कोर में फ्यूजन के लिए इनफ हाइड्रोजन नहीं बचेंगी, यानी कि जो आउटवर्ड प्रेशर इसे कोलैप्स होने से बचाए हुए है वही खत्म हो जाएगा और सूरज की कोर कोलैप्स होगी और इसके अंदर हाइड्रोजन के फ्यूजन से बना हीलियम कार्बन में बदलने लगेगा। अब सूरज की आउटर लेयर्स बाहर की ओर फैलेंगी और कुछ समय के लिए इसे रेड जायंट बना देगी। इस कंडीशन में हमारा सूरज मार्स के ऑर्बिट तक के सारे प्लैनेट्स को कंज्यूम कर लेने वाला है और शायद ये उन्हें राख में मिला देगी। हमारे सूरज की कोर कोलैप्स जरूर होगी, लेकिन ये कोई न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल नहीं बनने वाली, क्योंकि सूरज की तरह के कम मास वाले स्टार की कोर चंद्रशेखर लिमिट के 1.4 सोलर मासेस वाले फैक्टर को तो वैसे भी क्रॉस नहीं कर सकती। यानी कि हमारा सूरज अपने अंत के बाद एक व्हाइट ड्वार्फ के फॉर्म में इस यूनिवर्स के अंत तक मौजूद रहने वाली है। लेकिन सभी स्टार्स की किस्मत ऐसी नहीं होती। कुछ में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और वो न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में बदल जाते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक बार फिर से स्विनबर्न यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ले चलता हूं, जहां स्टेलर एवोल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। अब दोस्तों, अगर किसी स्टार का इनिशियल मास 8 सोलर मासेस से कम है तो उसकी कोर कोलैप्स होने के बाद भी 1.44 सोलर मासेस से ज्यादा की नहीं होगी और वो एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। लेकिन अगर उसकी कोर 8 सोलर मासेस से ज्यादा की है तो ये न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ हमें ये याद रखना होगा कि अगर कोर कोलैप्स के बाद स्टेलर कोर का मास 3 सोलर मासेस से कम होता है तो ये न्यूट्रॉन स्टार में बदलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ब्लैक होल के बाद यूनिवर्स के डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और सूरज के मास का कोई न्यूट्रॉन स्टार सिर्फ कुछ किलोमीटर्स की साइज का ही हो सकता है। और अगर कोर का मास 3 सोलर मासेस से ज्यादा का होता है तो ये कोर कोलैप्स न्यूट्रॉन स्टार पर नहीं रुक जाता, बल्कि सीधे एक ब्लैक होल बनकर ही रहता है। एक ब्लैक होल बनने के लिए स्टार का इनिशियल मास करीब और करीब 24 सोलर मासेस का होना चाहिए। दोस्तों, चंद्रशेखर लिमिट ने स्टार्स और स्टेलर एवोल्यूशन को लेकर हमारी नॉलेज को इंक्रीज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया है और इसी कंट्रीब्यूशन के लिए दुनिया भारत के महान फिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को हमेशा याद रखेगी। वैसे आपको बता दूं कि चंद्रशेखर को साल 1983 में स्टार्स के स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन को लेकर की गई अपनी स्टडीज के लिए फिजिक्स के नोबेल प्राइज से नवाजा गया था और वो ये अवार्ड हासिल करने वाले चुनिंदा इंडियंस में से एक है। एक तरफ जहां चंद्रशेखर ने एक नॉर्मल ह्यूमन के लिमिट्स को क्रॉस करके नोबेल प्राइज जीता है, तो वहीं चंद्रशेखर लिमिट को क्रॉस करने पर यूनिवर्स के 2 सबसे फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जो है न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स। साथ ही इस दौरान जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है वो भी इस यूनिवर्स के एवोल्यूशन के लिए जरूरी है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स बड़े बड़े स्टार्स के लाइफ टाइम में उनके अंदर बने हैवी एलिमेंट्स को दूर दूर तक फैला देते हैं और यही एलिमेंट्स नए स्टार्स और प्लैनेट्स के फॉर्मेशन का कारण बनते हैं। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से विदेशी साइंटिस्ट काफी ज्यादा पॉपुलर इस वर्ल्ड में, उसी तरह हम यहाँ इंडियन साइंटिस्ट को नेग्लेक्ट करते हैं? ये गलत बात है। आपकी इसमें क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना। मुझे ये बताओ कि हमारा जो स्टार है, हमारा सन, ये जब अपने आखिरी स्टेज में एक्सप्लोड होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? आपके पास ऑप्शंस है नंबर 1 सुपरनोवा, नंबर 2 किलोनोवा, नंबर 3 नोवा या फिर नंबर 4 हीलियम फ्लैश।
देखते हैं किसने कितना सीखा है और किसको कितना नॉलेज है। अपने अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।